तो कैसे सॉरी 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 सॉरी। तो आ गए आप लोग। मैं हूं हर्ष मिश्रा, आप देख रहे हैं एड्यू टॉक। तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने पहले नेशनलिज्म इन यूरोप ये सीरीज छोड़ क्यों दी। तो मैंने छोड़ा नहीं है गाइस, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते मैं भी बोर हो जाता हूँ और सुनते सुनते शायद आप भी बोर हो जाते होंगे। तो मैंने छोड़ा नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस में आपको उसका पार्ट 3 और 4 भी दिखेगा। तो आज का चैप्टर डिस्कस करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिना किसी इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं। अब नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? नेशनलिज्म का मीनिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आपको मेरी पिछली वीडियो पे बैक जाना ना पड़े इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेशनलिज्म का मीनिंग होता है देशभक्ति की भावना। अब नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब भारत में देशभक्ति की भावना या भारत में देशभक्ति किस तरीके से जागी, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। अब ब्रिटिशर्स का राज था भारत पे, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम से, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से। तो ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लिया था, जिससे कि भारत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अब ये 5 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, 5 नहीं सॉरी, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यू टू वॉर एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब है क्या कि वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जाहिर सी बात है खर्चा भी आएगा। अब खर्चा आया है तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं से तो पे करेंगे ही ना। तो उन्होंने भारत पे टैक्स बढ़ा दिया, मतलब भारत के लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। ये एक इम्पैक्ट हुआ भारत पे। सेकेंड पॉइंट है थ्रू वॉर ईयर्स डबलिंग ऑफ प्राइस क्रिएटेड हार्डशिप फॉर पीपल। अब ये भी पहले पॉइंट की तरह ही है, इसीलिए मैंने इसे इन दोनों को एक ही पॉइंट में रखा है। इसे आप सिंगल पॉइंट ही कह सकते हैं कि जब वॉर के साल चल रहे थे, वॉर ईयर्स चल रहे थे, वॉरियर वाला वॉरियर नहीं, वॉर ईयर्स, WAR अलग और YEARS ईयर्स अलग। जब वॉर ईयर्स चल रहे थे तो उस वक्त उनको खर्चा भी बहुत उठाना पड़ा होगा, तो उन्होंने मार्केट में प्राइसेस डबल करा दिए, डबल या ट्रिपल करा दिए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलें तो ज़्यादा अच्छे से वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर पाएँ और वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा पाएँ। तो जिससे कि हार्डशिप हो गई कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल को सफ़र करना पड़ रहा था। थर्ड पॉइंट है कि इन विलेजर्स वर फोर्स्ड टू जॉइन आर्मी। विलेजेस में, गाँव के लोग तो हट्टे कट्टे होते ही हैं भाई, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं। यहाँ हम लोगों की तरह नहीं कि कहीं बर्गर खा रहे हैं, कहीं अंडे खा रहे हैं, कहीं कुछ भी खा रहे हैं। गांव के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, इसीलिए गांव में जो विलेजर्स थे वो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स किए जा रहे थे। ये तीसरा इम्पैक्ट पड़ा। तो हाँ, और चौथा इम्पैक्ट क्या था भारत पे? चौथा इम्पैक्ट ये था कि 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन और एपिडेमिक से मर गए थे 1920s में। अब 12 मिलियन जिन लोगों को ना समझ में आया उनके लिए बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब 12 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 20 लाख और 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग मर गए थे फेमाइन से या एपिडेमिक से ड्यूरिंग 1920s। अब आपने बहुत जगह सुना होगा ये कि हर 100 साल में एक एपिडेमिक आती है, एक आपदा आती है। तो इस वक्त 2020 चल रहा है, 1920 में भी एक फेमाइन आई थी, इसमें लगभग 1-2 करोड़ लोग मर गए थे, और 2020 में भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो पता ही है आपको। ये सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपदाएं तो आती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन कितना सच है इसमें ये हमें नहीं पता। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। अब आगे कहानी हम लोग बढ़ाते हैं अपनी। अब जो वहाँ लोग रहते थे भारत में, वहाँ नहीं सॉरी, भारत में जो लोग रहते थे
वो सोचते थे कि वॉर के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब वॉर के बाद जो हम लोगों पे टैक्स लगा है और ये क्रॉप सबके प्राइस बढ़ गए हैं, ये सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लोगों को और गुस्सा आया, लेकिन उन्हें लीड करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में एक नया लीडर अपीयर हुआ जो था महात्मा गांधी, जिन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया। अब सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह था सच्चाई की लड़ाई, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह मतलब लोगों को सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए आग्रह करना या उन्हें अप्रिशिएट करना लड़ाई लड़ने के लिए। अब महात्मा गांधी जो थे वो रेसिस्ट रीम लड़के आ रहे थे साउथ अफ्रीका से, और वो जनवरी 1915 में भारत आए थे। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन या सत्याग्रह मूवमेंट 3 जगहों पे किया। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैप्स का है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 1916 में उन्होंने चंपारण में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, जिसे हम लोग चंपारण मूवमेंट भी कह सकते हैं। और 1917 में खेड़ा गुजरात में उन्होंने फार्मर्स के लिए किया, जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, और फार्मर्स को ये अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा आती थी उन्हें ब्रिटिशर्स पे। तो महात्मा गांधी ने उनके लिए भी ये काम किया। और 1918 में अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया। हम लोगों का आगे आता है रोलक्ट एक्ट। अब ये रोलक्ट एक्ट क्या है, यही हम लोग पढ़ेंगे। ये जो एक्ट था वो बहुत जल्दी ही निकाल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, या लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी ही निकाल गया था। बहुत हरिडली इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वहाँ पे जो पार्लियामेंट में जो इंडियन पीपल थे, इंडियन मेंबर्स थे, वो इसकी बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब अगेंस्ट क्यों थे ये आगे जानेंगे, बने रहिए मेरे साथ। उस एक्ट में ये था कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने की पावर दे देता था। मतलब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसको कंट्रोल में ले सकता है ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, या आर्मी या पुलिस, कुछ भी कह सकते हैं। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इट अलाउज ब्रिटिश टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब ये कि वो ब्रिटिशर्स पुलिस ऑफिसर्स या आर्मी मैन को इतनी पावर दे देता था कि वो किसी भी आदमी को बिना ट्रायल के अरेस्ट करके ले जाते थे 2 साल के लिए। गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट भी कहा था। तो अब रोलक्ट एक्ट तो बहुत बेकार एक्ट था, ये तो हम लोगों को पता है। अब ऐसे में इस वक्त एक्ट चल जाए तो क्या होगा? तो इस वक्त अगर एक्ट चल जाए तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो कमेंट करके बताइए मुझे, तो मैं आगे ये डिस्कस करूँगा। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलक्ट सत्याग्रह एक्ट शुरू किया, रोलक्ट सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिससे कि हमें आज़ादी मिल सके। तो उन्होंने रोलक्ट सत्याग्रह एक्ट शुरू किया। अब रोलक्ट सत्याग्रह एक्ट में क्या होने लगा, रैलीज शुरू होने लगी, रिलीज़ करने लगे लोग, रिलीज़ करने लगे सिटीज़ में। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे बैठ गए, सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल डायर के हाथ में पावर आ गई। अब ये मार्शल लॉ क्या बला है भाई? यार मैं हूं ना बताने के लिए, सुनो तो सही पहले। मार्शल लॉ वो होता है जब पुलिस के कंट्रोल में कोई सिचुएशन नहीं होती है, तो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए आर्मी को दी जाती है। मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है, मान लीजिए, तो पुलिस के कंट्रोल में वो दंगा नहीं है, तो आर्मी आ सकती है उस वक्त और कंट्रोल कर सकती है उस दंगे को। और पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया था। तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा। जी हाँ, जलियनवाला बाग मास्केयर। तो 13 अप्रैल 1919 को कुंटल भर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे हुए। कहाँ? अमृतसर में। कहाँ? एक बार फिर से,
हाँ, जलियांवाला बाग में अमृतसर में इकट्ठे हुए। कुछ लोग तो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और कुछ लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए आए थे। उस वक्त तो कोई फ़ोन रेडियो कुछ था नहीं, जिससे कि ये खबर फैलती कि मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पर। और एक और बात है कि लोग बाहर के थे, ज़्यादातर लोग बाहर के थे, तो उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो जलियांवाला बाग कुछ इस प्रकार का था, उसमें एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था, बाकी दीवारें चारों तरफ की ऊंची ऊंची थी। तो जनरल डायर आता है, आकर अपने ट्रूप्स को गेट को लॉक करने के लिए कहता है और लोगों पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करने के लिए ऑर्डर दे देता है। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का मतलब आप समझ लीजिए अंधाधुंध गोली चलाना, ना आओ देखना ना ताओ देखना, मुझे स्कोप चाहिए बस। हाँ, तो डायर बाग में आया, गेट ब्लॉक किया, एंट्री एग्जिट ब्लॉक की और ऑर्डर कर दिया इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। जो डायर था वो ये सोचता था कि अब सत्याग्रही जो थे, तो सत्याग्रह मूवमेंट में पार्ट लेने वाले थे, वो डर जाएंगे। तो ये खबर जब फैली हुई कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग को मार डाला गया है, तो लोग भाई भड़क गए, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और पुलिस से लड़ाई करने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाने लगे। यार एक पॉइंट में समझ में नहीं आया, मैं तो पूरा पढ़ चुका हूँ। तो पूरा पढ़ने में ये है कि जब पब्लिक गुस्सा होती है ना, तो पुलिस से मारधर होने लगती है, बिल्डिंग जलाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। भाई थोड़ा कुछ सही से करो तो कुछ हो। अब जैसे यहाँ ही देख लीजिए, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाने लगी, वायलेंस बढ़ गया था, तो गांधी जी ने रूरल एक्ट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वायलेंस बढ़ गया था। और उस वक्त गांधी जी ने सोचा कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें हिंदू मुस्लिम को साथ साथ लाना होगा, और उन्होंने खिलाफत इशू उठाने की बात सोची। अब खिलाफत इशू क्या है, उसमें कौन था, मोहम्मद अली शौकत अली कौन है, खलीफा कौन है, तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तक का अगर आपको फिलहाल समझ में आया हो, थोड़ा सा भी आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी सब जो आप सबकी वीडियो में करते हैं वही मेरी वीडियो में कर दीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सॉरी सर। ये क्या है? क्या है? मुझे बताओ क्या है ये? वीडियो सा वीडियो है, वीडियो था ओरिजिनल अभी नहीं है ये। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? तुम्हें पढ़ा लिखा ATM में वीडियो बनाने का करने का काम दिया और तुमने ये किया? सॉरी सर। अरे व्हाट सॉरी? अरे 2 हफ्ते पहले ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाली वीडियो डाली थी, और उसके पहले टिकटॉक डाला था, और फिर नेशनलिज्म इन इंडिया। इतनी बड़ी तरक्की। थैंक यू सर। अरे क्या थैंक यू? कभी थैंक यू कभी सॉरी। अरे तरक्की करने तो अपने काम में करो, अपने काम में, मुझे बर्बाद करने में नहीं, समझे तुम? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट। इडियट तू है, काय का मेहनत। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा, शॉर्टकट